हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है रिपेयरिंग के ऊपर नहीं है, वैसे नॉलेज वाली वीडियो है, छोटी सी वीडियो है तो रिपेयरिंग के रिलेटेड ही है। तो हमारे भी किसी यूट्यूबर सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था भी आप हमको पीसीबी क्लीन करना बताइए कैसे करते हैं। तो मेरे पास अभी एम्पलीफायर का जो, हाँ, मॉड्यूल मॉड्यूल क्लीन करना बताइए, सॉरी, ये एम्पलीफायर का मॉड्यूल हम कैसे क्लीन करें। तो उसके लिए भी मैंने क्या किया, अभी हमारे पास जो अभी फ़िलहाल तो ये मॉड्यूल था, साफ़ ही है तकरीबन, काफ़ी हद तक तो ज़्यादा साफ़ है। तो जब भी मैं आपको थोड़ी कुछ टिप दे देता हूँ, बता दूंगा भी आपको कैसे क्लीन करना है कैसे नहीं करना है। तो जब भी आपके पास कोई एम्पलीफायर का ऐसे मॉड्यूल आता है तो जो डस्ट में भरा हुआ होता है, ज़्यादा तौर पे एम्पलीफायर में अंदर डस्ट तो होती है। तो जब भी आप एम्पलीफायर की कैप उतारते हो, तो कैप उतारने के बाद आपको क्या करना होता है, भी ब्रश से उसको अच्छे से पहले सफाई करनी होती है। सफाई करने के बाद क्या करना है, भी ब्लोअर की मदद से उसको अंदर हवा डालनी है। हवा जैसे आप ब्लोअर की मदद से मारोगे उसके ऊपर हवा, तो आपके जितना भी धूल मिट्टी होगा सभी का सभी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो आपका एम्पलीफायर का मॉड्यूल बचता है जिसको हमने रिपेयरिंग करना है, उसमें जो जो कंपोनेंट आपके खराब है उसको निकाल लो पहले। निकालने के बाद क्या करना है, एक बार अच्छे से उसको ऐसे ब्रश से क्लीन कर लेना है। तो अगर इसके अंदर धूल मिट्टी ज़्यादा जमी है तो आपको क्या करना है, भी इसको आप अच्छे से सर्फ से पानी से भी धो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बात का क्या रखना है, भी जब आपको इसको पानी की मदद से धोते हो, अच्छे से सर्फ लगा के ब्रश से सफाई करते हो, क्लीन करते हो, तो क्लीन करने के बाद आपको अच्छे से पानी डाल के इसको साफ करने के बाद इसको 1-2 घंटे धूप में सुखाना है। पहले ब्लोअर से हवा मारनी है जब आप पानी से क्लीन करते हो, चाहे वो एम्पलीफायर का मॉड्यूल हो, चाहे किसी भी चीज़ का पीसीबी हो, चाहे वो इन्वर्टर का हो, जहाँ किसी भी चीज़ का पीसीबी हो, अगर आप पानी से वॉश करते हो, वॉश करने के बाद आपको क्या करना होता है, भी इसको धूप में 1 घंटा सुखा लो। चाहे वो आप ब्लोर से पहले पहले ब्लोर से हवा मारनी है। हवा मारने से क्या होता है, अभी आपका जितना भी पानी कहीं पे फंसा होता है वो सारा का सारा निकल जाता है। तो उसके बाद आपका आपको धूप में सुखा लेना। अगर धूप नहीं है तो आप हॉट गन से भी सुखा सकते हो, पर हॉट गन से आपको हीट लगातार नहीं मारनी, तो टाइम लगा के मारनी। जैसे अभी एक एक, एक इस तरफ मार दी, फिर दूसरी तरफ मार दी, 1-2 मिनट वेट करके बाद में फिर मारनी है ऐसे ही। तो उससे क्या होगा, भी जो हमारा पानी कहीं पे भी रह गया वो सूख जाएगा। तो बाकी उसके बाद जो आपका जो पेस्ट का होता है, जहाँ पे आपने शोल्डरिंग की या पेस्ट पड़ी है, उसको क्लीन करने के लिए आपको क्या करना होता है, अभी एनसी थिनर लेना है। एनसी थिनर लेने की एनसी थिनर से आपको क्लीन करना है। जैसे मैं अभी ले रहा हूँ, तो ये मैंने अपने पंप में रखा हुआ है थिनर, तो मैं इसको लेता हूँ। तो जहाँ पे जैसे मैंने शोल्डरिंग की है, जहाँ पे पेस्ट लगी है, तो इसको आपको ऐसे अच्छे से ब्रश से, टूथब्रश ले लो, चाहे आप ऐसा ब्रश भी यूज़ कर सकते हो क्लीन करने के लिए, उसकी मदद से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। तो आपको एनसी थिनर ही यूज़ करना है, कि और थिनर नहीं यूज़ करना, क्योंकि एनसी थिनर में एक खासियत होती है, अभी ये जो ना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना ज़्यादा लाइट होता है। तो आपको इसकी मदद से ही क्लीन करना है। तो आप देख सकते हैं अभी एनसी थिनर की मदद से हमारा ये पीसीबी कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो रहा है। तो जहाँ पे जो पेस्ट थी पहले वो निकल गई हमारी। तो आपको एनसी थिनर यूज़ करना है। बाकी आप जब आप इसको दोबारा फिट करते हो तो हमारा क्या होता है, अभी एम्पलीफायर का जो हीट सिंक होता है, वहाँ पे जो पुरानी पेस्ट लगी होती है, इसको आपको कैसे क्लीन करना है। पहले तो आपको अच्छा सा ब्रश से सफाई कर लेनी है, तो जितनी होती है वो कर ली आपने। उसके बाद जो आपकी पेस्ट बचती है, इसको भी आपको अच्छे से पहले ब्लोर से साफ कर लेना है। तो जो आपका पीसीबी जो हीट सिंक के ऊपर जो पेस्ट बचती है हमारी पुरानी वाली, तो आपको एनसी थिनर कपड़े में लगा के, कॉटन के कपड़े में, उसको ऐसे क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हैं अभी हमने कैसे इसको क्लीन कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लीन हो रहा है। अगर आप इसको ऐसे सूखे कपड़े से करते रहोगे तो ये आपकी पेस्ट इतनी अच्छी क्लीन नहीं होगी, उल्टा ज़्यादा फैलती जाएगी आगे की आगे। तो इसलिए इसको आपको एनसी थिनर ही यूज़ करना है। एनसी थिनर ना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना ज़्यादा लाइट होता है। ये क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के पीसीबी में जो और थिनर भी आते हैं कि स्ट्रांग होते हैं ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, जो हमारी प्रिंटिंग की होती है, जहाँ पे हमारा लिखा होता है, जैसे यहाँ पे जो जीएनडी लिखा है, यहाँ वीसीसी प्लस लिखा है, वीसीसी माइनस लिखा है, तो ये वाले प्रिंट है जो जैसे यहाँ कंपनी का नाम लिखा, लोगो लिखा, ये प्रिंट उसके मिट जाते हैं अगर स्ट्रॉन्ग थिनर यूज़ करते हैं। तो उससे हमारी दिक्कत आती है, इसलिए आपको एनसी थिनर ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए।
पीसीबी को क्लीन करने के लिए। और दूसरी बात, जब भी आप शोल्डरिंग करते हो, शोल्डरिंग करने के बाद आपको क्या करना होता है, अभी वहाँ पे भी आपको जो आपकी पेस्ट लगी होती है, पहले तो आपको चिमटी की मदद से जो जहाँ पे भी आपकी पेस्ट लगी है उसको ऐसे अच्छे से रगड़ाई कर लेनी है अच्छे से। जैसे आपकी जहाँ पे शोल्डरिंग की यहाँ तो आपने पेस्ट लगी है, तो आपको एक बार अच्छे से ऐसे रगड़ के देख लेना भी हमारा कोई प्रिंट आपस में टच तो नहीं कर रहा, तो बाद में हमको दिक्कत करेगा। और उसके बाद आपको एनसी थिनर लेके ऐसे ब्रश से सफाई कर देनी है उसकी। तो अभी आप देख सकते हैं भी ये कैसे हमारा क्लीन हो चुका है। तो ऐसे आप क्लीन कर सकते हो। ये छोटी सी वीडियो है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी एम्पलीफायर के मॉड्यूल के क्लीन करने की प्रोसेस के ऊपर है। तो ये बात है भी आप इसको पानी से भी धो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पानी से अच्छे से धो सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखना भी, पानी से धोने के बाद उसको कभी भी सप्लाई उसी टाइम नहीं देनी। इसको पहले अच्छे से धूप में ब्लोर से सुखाने के बाद इसको धूप में सुखा लो, चाहे आप हीट गन से सुखा लो। सुखाने के बाद अच्छे से जब आपको लग जाए भी सूख गया है हमारा, तब आप इसको सप्लाई दे के टेस्ट कर सकते हो। गीले पे आपको टेस्ट नहीं करना, जब आपका पानी इसके अंदर हो तब आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना। तो बाकी कोई भी आईसी है जिसके बारे में आपको नहीं मालूम चल रहा है, किसी भी सर्किट में लगा हुआ है, तो उसको आपको क्या करना होता है भी, हमारा प्रिंट कैसे, ये कौन से क्या कंपोनेंट कैसे लग रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है भी, आपको जैसे यहाँ पे आईसी लगा है, मान लो ये सर्किट है, इसमें ये आईसी लगा हुआ है। आईसी में आपको क्या करना भी, इस आईसी के आपको गूगल से पिन पिन आउट डिटेल जो निकाल लेनी है। चाहे वो आप पिन आउट डिटेल आपको गूगल से निकाल लो, चाहे एक अपनी डायरी लगा के रख लो जिसमें आप हर सभी कंपोनेंट की पिन डिटेल के बारे में नोट कर लो। जो भी कंपोनेंट आपकी लाइन में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो आपके काम के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप नोट कर लो। तो आपको क्या है, बार बार गूगल करने का झंझट खत्म हो जाएगा। जो भी आपने नोट करके रखा है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये वाला काम करना है। तो उससे क्या होता है, फिर आपको उसी पिन आउट की डिटेल की मदद से आपको ये सर्किट ट्रेस करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसे कोई इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम है या किसी का भी है। और एक और बात है भी, मेरे कोई कमेंट सब्सक्राइबर कर रहा था भी, आप मेरे को पीडीएफ फाइल दो इसकी एम्पलीफायर की। तो एम्पलीफायर की जो पीडीएफ फाइल है, वो पहली तो बात ये, अभी किसी भी कंपनी के एम्पलीफायर की पीडीएफ फाइल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने पीडीएफ फाइल, कोई भी सर्किट डायग्राम जो पीडीएफ फाइल है उसकी, आपको सर्किट डायग्राम की पीडीएफ फाइल किसी भी कंपनी के एम्पलीफायर की आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगी। वो कोई किसी ने अपनी मदद से, आपने हाथ से बना के, या किसी ने अपलोडिंग किया, या आपको छोटा सा क्लाच एच एम्पलीफायर के अलग अलग तरह के ड्राइवर बोर्ड मिल जाएंगे, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी गूगल पे। आपको किसी भी कंपनी के एम्पलीफायर की पीडीएफ फाइल आपको किसी भी मैकेनिक के पास भी नहीं मिलेगी, ना ही हमारे जैसे यूट्यूबर के पास मिलेगी, ना किसी के भी पास नहीं मिलेगी। तो ना ही वो हमारे पास होती है। तो हम भी क्या करते हैं, अभी जो भी एम्पलीफायर रिपेयरिंग करते हैं उसके आपको पहले उसको अच्छे तरीके से, कोई भी आपके पास एम्पलीफायर आता है, पहले तो आपको ये बात देखनी होती है अभी क्लास ए बी है या क्लास एच है। ये बात देख ली, अगर क्लास ए बी है तो क्लास ए बी के अकॉर्डिंग उसके सर्किट को पहले अच्छे से समझो, फिर आप देखो। ये नहीं भी किसी ने ये बता दिया भी इसमें ये वाला फॉल्ट आएगा तो आपको ऐसे करना है, ये वाला फॉल्ट आ गया आपको वैसे करना है, ऐसे बिल्कुल भी रिपेयरिंग नहीं होती। आपको सबसे पहले, चाहे वो क्लास एच एम्पलीफायर हो चाहे वो क्लास ए बी हो, आपको सबसे पहले उसकी वोल्टेज ही देखनी होती है, अभी हमारी वोल्टेज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है एम्पलीफायर के अंदर। तो ये वाली चीज़ों के ऊपर आप अगर ध्यान देते हो, इन वाली बातों के ऊपर आप ध्यान देते हो, तो आपको एम्पलीफायर रिपेयरिंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है वोल्टेज हमारी। इसकी वोल्टेज जो मेन आ रही है वो अलग बनेगी, ड्राइवर सेक्शन के लिए वोल्टेज अलग बनेगी, और ड्राई वोल्ट जो उसके आगे बनती है वो वाली अलग बनेगी। तो ऐसे होता है, हर एक हर एक पार्ट की वोल्टेज अलग अलग ही होती है। जैसे ये वाला मान लो 85 0 85 का ये बोर्ड है, एनएक्स ऑडियो का प्रोटोन सीरीज का एम्पलीफायर का मॉड्यूल है। तो इसमें क्या है, अभी 85 0 85 या 90 0 90 की सप्लाई मान लो आ गई, तो जो हमारा ड्राइवर बोर्ड है वो किससे ऑपरेट होगा, उसके जो मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर है वो तो आपके जो मेन सप्लाई आ रही है 85 0 85 की, उसी से ही ऑपरेट होंगे। और आगे जो ड्राइवर बोर्ड में जो आईसी लगा होता है 55 32 जहाँ 55 34 जहाँ 45 58 आईसी लगा होता है, वो हमारा चलता है 15 0 15 की सप्लाई के ऊपर। तो उसके लिए 15 0 15 की सप्लाई बनाने के लिए दो रेजिस्टेंस लगी होती है, 2.2 के की या 1 के की। तो उसके आगे आपको दो 15 वोल्ट के जीनर डायोड मिलेंगे जो प्लस और माइनस की सप्लाई बना के इसको देते हैं। तो ऐसे अलग अलग, कई बार क्या होता है हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल ही ओके होता है तब भी आवाज़ नहीं आ रही होती।
तो आपको क्या देखना होता है, भी हमारी वो 15/0/15 की सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ये वाली सप्लाई के ऊपर ही कोडिंग आपको चेक करना है। सप्लाई बन रही है, अब उसके बाद आपको ड्राई वोल्ट देखनी होती है। किसी एम्पलीफायर की ड्राई वोल्ट अगर प्रीसेट खराब हो जाए तो ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा होने पे क्या होता है, भी हमारा ट्रांजिस्टर जो है बार बार जल जाते हैं आउटपुट के, क्योंकि ड्राई वोल्ट ज़्यादा है, हीट एम्पलीफायर ज़्यादा हो जाएगा, कम लोड पे भी हीट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी दिक्कत आती है कुछ। तो इसी के लिए आपको कोई भी एम्पलीफायर रिपेयरिंग करने से पहले आपको ये वाला चीज़ जरूर देखनी है, भी आपको वोल्टेज देखनी है। और रही बात जो क्लीनिंग की वीडियो, वो मैंने आपको अच्छे से प्रोसेस समझा दिया, भी आपको पानी से भी धोने से कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो पीडीएफ फाइल की बात है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, चाहे वो गूगल आप सर्च कर लो। बाकी आप खुद भी ट्राई करके देख लेना, गूगल पे भी आपको नहीं मिलेगी किसी भी कंपनी की। हमने भी ट्राई किया था, हमको भी नहीं मिली थी, तभी हमने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही इसको सीखा है। उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। अगर कोई यूनिक फॉल्ट आएगा तो उसके ऊपर भी हम वीडियो जरूर बना के आपको दिखाएंगे, जो अजीब तरीके का फॉल्ट होगा, जिसके बारे में कभी हमने भी नहीं सोचा होगा, कभी आपने भी नहीं सोचा होगा, वो उस फॉल्ट के ऊपर भी आपको कभी ना कभी वीडियो जरूर मिलेगी, जैसे जैसे फॉल्ट आते जाएंगी। तो बाकी ये आपको हमारी सफाई के ऊपर जो वीडियो वो कैसी लगी, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे ऐसे ही। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी वीडियो आप देखते हो तो अगर आप पूरी वीडियो देखा करो, ताकि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। आधी अधूरी ज्ञान जो होता है वो बर्बादी का कारण ही बनता है। पूरी वीडियो जरूर देखें। तो बाकी आप हमारे चैनल को ऐसे ही जुड़े रहें, प्यार देते रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।